स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पालमपुर विलेज की एक स्टोरी, जो कि इंडिया का एक छोटा सा गांव है, जो आपकी क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। यह जो चैप्टर है बहुत आसान और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें पालमपुर विलेज के बारे में क्या क्या पालमपुर विलेज में एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में चर्चा की गई इस चैप्टर के अंदर, और ये चैप्टर एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिलता है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। तो आज इस चैप्टर पे हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। क्लास 9th में जो भी नए नए बच्चे आए हैं वो इस चैप्टर को गौर से देखें, क्योंकि आगे इकोनॉमिक्स इसी चैप्टर के बेसिक पे ग्रो करेगी। इस चैप्टर के अंदर आपको ज़्यादातर इकोनॉमिक्स किस फैक्टर पे चलती है इसके बारे में बताया गया। तो आज हम पढ़ेंगे पालमपुर विलेज की स्टोरी, जिस स्टोरी के अंदर हम देखेंगे कि पालमपुर जो विलेज है वो कैसा विलेज है। तो आप देखें कि आपके लिए एक स्टोरी को एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। पालमपुर कैसा विलेज है जहाँ पे कुछ लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। कलर सेलेक्ट करते हैं। देखिए, जैसे एक लेडी है, ये लेडी क्या कर रही है? मिट्टी के बर्तन लेके जा रही है। ये बॉय है, ये भी मिट्टी के बर्तन लेके जा रहा है। क्या करने के लिए? ये क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। वहीं ये दूसरा है, सेलर है, ये भी क्या कर रहा है? कुछ बर्तन जो मिट्टी के क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। यहीं पे ये एक पर्सन है जो क्या कर रहा है? मिट्टी के बर्तन बना रहा है। तो बना रहा है तो ये कौन सी एक्टिविटी कर रहा है? ये कर रहा है आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी। और ये इस इमेज में आपको और देखने को क्या मिलता है कि इस गांव के अंदर सड़क भी बनाई गई है। ये गांव का कोई एक इमेज है, ठीक है। उसके अंदर आपको दिखाए गए विलेजेस में घर भी बने हुए हैं, पक्के घर बने हुए हैं, कच्चे घर बने हुए हैं, वाटर रिसोर्सेज भी है इस गांव के अंदर, ठीक है। तो पालमपुर विलेज के अंदर कितनी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज होती हैं ये इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं की पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर कर रखने हैं इस चैप्टर के अंदर, द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज। सबसे पहले कि जो पालमपुर विलेज था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? पालमपुर विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? गांव कैसा दिखाई देता था? गांव के अंदर वेल कनेक्टेड रोड्स, नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। फॉर एग्जांपल, एक विलेज यहां दे रखा है, दूसरा विलेज यहां है आपका, नंबर 1, नंबर 2। तो यहां से यहां तक लिए वेल कनेक्टेड रोड भी हैं। दूसरा, अगर तीसरा विलेज भी दे रखा है अगर आपको, तो यहां से वेल कनेक्टेड रोड ये बता रखा है, वेल कनेक्टेड रोड्स नेबरिंग विलेज एंड टाउन। इसका मतलब जो पालमपुर गांव है वहां की जो रोड थी वो प्रॉपर डेवलप्ड थी। 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। और जो पालमपुर विलेज था, विलेज नंबर 1 को हम पालमपुर विलेज ले लेते हैं। तो पालमपुर विलेज के अंदर क्या था? आपके स्कूल भी थे, ठीक है। कितने स्कूल थे? 3 स्कूल थे, बता रहे ना। 2 तो प्राइमरी स्कूल का मतलब जी प्राइमरी स्कूल वो स्कूल होते हैं जहां पर आपको 5वीं क्लास तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। तो जहां पर प्राइमरी शिक्षा दी जा रही है ऐसे 2 स्कूल थे पालमपुर विलेज में। और जो हायर एजुकेशन थी, यानी कि आपका 1 हाई स्कूल, यानी कि जहां पे आपको 10th या 12th तक की एजुकेशन दी जाती है, वो स्कूल कितने थे? एक ही स्कूल था। यानी कि पालमपुर विलेज के अंदर डेवलपमेंट तो थी क्योंकि स्कूल भी थे। दूसरा, 1 गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। एक हॉस्पिटल आपका, एक हॉस्पिटल कैसा था? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और दूसरा एक प्राइवेट डिस्पेंसरी थी। क्या थी? डिस्पेंसरी। यानी कि हेल्थ फैसिलिटी के लिए भी वहां पे चीजें प्रोवाइडेड थी। तो ये हो गया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसका? पालमपुर गांव का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। पालमपुर गांव के अंदर आपकी वेल कनेक्टेड रोड थी एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए। स्कूल, गांव के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल थे, एक आपका हाई स्कूल था। तीसरी फैसिलिटी वहां पर आपका एक प्राइवेट हॉस्पिटल यानी डिस्पेंसरी बोल लीजिए और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी था। तो जो बेसिक नीड्स थी लोगों की डेवलपमेंट के लिए वो पालमपुर विलेज के अंदर ऑलरेडी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
पालमपुर विलेज के अंदर एक्टिविटीज जो होती थी वो क्या क्या एक्टिविटीज होती थी। पहला, पालमपुर विलेज है तो विलेज के अंदर आपको पता है कोई भी विलेज जो होता है वो विलेज जब भी कहलाता है जब वहाँ पर फार्मिंग एक्टिविटी होती है। विलेज कहलाने का मेन पर्पस ही है कि वहाँ पे फार्मिंग होती है, वरना शहर को विलेज क्यों नहीं कहते, शहर को शहर क्यों कहते, क्योंकि शहर के अंदर फार्मिंग एक्टिविटी नहीं होती, वहाँ पे आपकी प्रोडक्शन होता है जो कि टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, लैंड पे फार्मिंग नहीं होती इसलिए उसको अर्बन एरिया कहा जाता है। जहाँ पे फार्मिंग होती है उसे क्या कहा जाता है, आपका रूरल एरिया, जिन्हें विलेज कहते हैं। तो जो आपका पालमपुर गाँव था वहाँ पर भी दो तरीके की एक्टिविटी होती थी, आपका फार्मिंग एक्टिविटी और दूसरा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। अब फार्मिंग एक्टिविटी क्या होता है, किसी भी लैंड पर क्रॉप को ग्रो करना आपकी फार्मिंग एक्टिविटी कहलाती है। अब क्रॉप को ग्रो करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, लैंड की जरूरत पड़ती है। दूसरा, फिर उस लैंड पे आपको काम करना पड़ेगा, क्रॉप ग्रो करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी। लेबर के बाद आपको जो क्रॉप ग्रो करनी है उसके लिए आपको इनपुट्स भी चाहिए होंगे, इनपुट्स के लिए आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर आपको लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों की जरूरत पड़ती है। जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता था, पालमपुर विलेज में बेसिकली आपको पालमपुर विलेज के ऊपर फोकस करना है। तो जो पालमपुर विलेज था उसके अंदर जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी थी वो क्या क्या थी। पहला आपका डेयरी, डेयरी का मतलब है मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कि पालमपुर गांव में लोग जानवर भी पालते थे तो उन जानवरों को दूध क्या करना, इकट्ठा करना और सेल करना, ये डेयरी एक्टिविटीज हो गई। शॉपकीपर, पालमपुर में कुछ ऐसी दुकान, कुछ लोगों ने ये भी काम किया, उन्होंने दुकानें खोल ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने भी आपको पीछे वाली इमेज में दिखाया कि ये क्या कर रही है, ये बर्तन बना रहा है मिट्टी के और ये सेल कर रहे हैं। तो ये इन बर्तन को किसी दुकान पर रख के भी सेल कर रहे थे। या और कोई एक्टिविटी, जैसे कि पालमपुर विलेज में एक पर्सन ने अपनी एक नॉर्मल दुकान खोली हुई है, ठीक है, किराने की, और उस पर सामान को सेल कर रहा है, तो शॉपकीपर्स भी थे। दूसरा आपका ट्रांसपोर्ट सर्विस। पालमपुर गांव के अंदर क्या होता था कि एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, एक गांव से शहर जाने के लिए जो रोड कनेक्टेड थी, वेल कनेक्टेड रोड, उस पर क्या किया, वहाँ के एक पर्सन ने अपने खुद के बैल्स को, एक तो खेत में काम करने के यूज़ करता ही था, उसके साथ उसने कार्ट को जोड़ दिया, बैलगाड़ी बन गई, और उसने क्या किया, उस बैलगाड़ी को एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज़ करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे क्या था, आपके ऑटो रिक्शा भी थे, बैलगाड़ियाँ भी थी, तो आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो भी डेवलप हो रहा था। उसके बाद स्मॉल मैन्युफैक्चर यूनिट और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी थी। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक पहले एग्जांपल आपको इमेज में दिखाया मैंने, जो ये रहा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो आप देखो ये रहा, ये क्या है, अगर ये बर्तन बना रहा है तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये क्या है, एक स्मॉल यूनिट है। ऐसे ही कई एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं आपके। उसके बाद आता है आपका मॉडर्न फार्मिंग। पालमपुर विलेज के अंदर या नॉर्मल विलेज के अंदर भी क्या होता है, मॉडर्न फार्मिंग होती है। मॉडर्न फार्मिंग कब से आई, जब हमारी इंडिया जैसी कंट्री के अंदर क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसी सिचुएशन है जिस समय इंडिया के अंदर जब हमारी जो बेसिक ग्रेन्स थे उनकी क्रॉप्स को बहुत हाईली स्केल पर ग्रो करना शुरू कर रहे थे, बट इसको किस की हेल्प से ग्रो किया जा रहा था। हमने क्या किया कि जो हम नॉर्मल क्रॉप्स ग्रो करते थे, नॉर्मल सीड्स यूज़ करते थे, नॉर्मल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते थे, नॉर्मल जो भी इनपुट्स होते थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती थी, नॉर्मल यूज़ करते थे, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम आता था। लेकिन जब हमने HYV सीड्स, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी, एडवांस और केमिकल पेस्टिसाइड्स हमने यूज़ किए, जिससे कि जो हमारा क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा स्केल पर निकल के आया, तो उसी सिचुएशन को कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। और इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था आपका 1960 के टाइम पर। कब आया था, 1960 के टाइम पर, अप्रॉक्स अराउंड 1960 के टाइम। देखो ये आपको बता रखा ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या यूज़ हुआ, HYV सीड जिसे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स कहते हैं। दूसरा, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए। इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन फैसिलिटी पहले क्या होता था कि जो फार्मर्स हैं वो अगर ओल्ड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वो किस पे डिपेंड होते थे, वो सिर्फ रेन पे डिपेंड होते थे। अगर रेन नहीं हुई तो उनकी जो फसल है वो उसको पानी नहीं मिलेगा और वो ग्रो नहीं कर पाई थी। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि इन्होंने इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप किया, ट्यूबवेल्स के थ्रू इरिगेशन की गई, ठीक है, और आप मान सकते हो जो कैनाल्स होते हैं उनको कट करके खेतों की तरफ मोड़ा गया उन्हें। तो ऐसी चीज़ें अपडेट की गई जिससे कि रेन पे डिपेंड ना रहना पड़े और इरिगेशन भी अच्छे से हो जाए। उसके बाद फर्टिलाइज़र यूज़ किए गए, जैसे कि जो हमारी पुरानी ओल्ड टेक्निक थी उसके अंदर हम खाद यूज़ करते थे,
गोबर से जो बनती थी, यानी कि जो आपके एनिमल वेस्ट से कंपोज करके जो हमें गोबर की जो खाद बनाई जाती है उसको यूज़ करते थे, जिससे कि इतनी जल्दी से क्रॉप जो है ग्रो नहीं करती थी। लेकिन जो फर्टिलाइजर यूज़ किए जाने लगे तो क्रॉप जो है बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रो करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये थे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन और उसके फैक्टर। नेक्स्ट देखो, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? पालमपुर जैसे विलेज के अंदर जहाँ पर लैंड्स जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वहाँ पर फसल को ग्रो करने में अलग अलग तरीकों को अपनाया जाता था, जिसको आप बोल सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या बोल सकते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है एक लैंड पर एक ही साल में कई तरीके की क्रॉप को ग्रो करना। इन 1 ईयर ऑन अ सिंगल लैंड ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। एक ही जमीन पर एक ही साल में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को ग्रो करना कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे कर सकते हैं? आप कुछ महीने खरीफ की क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, कुछ महीने रबी की क्रॉप्स को, और कुछ महीने ओट्स की क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। अब जो आपका पालमपुर विलेज था वहां पर मल्टीपल क्रॉपिंग भी होती थी। वेल डेवलप्ड इरिगेशन फैसिलिटी यूज की जाती थी। वेल डेवलप्ड इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब जो रेन से जो वाटर मिलता था वो तो यूज करते थे, ट्यूबवेल्स को भी यूज करते थे, कैनल्स को भी यूज करते थे। ठीक है, और मोटर्स के थ्रू पानी निकाल कर इरिगेशन फैसिलिटी को भी डेवलप किया गया, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता था। कहाँ पे? पालमपुर विलेज के अंदर। इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स बताया ना आपको, मोटर के थ्रू इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप की गई। 3 क्रॉप्स पर ईयर, एक साल के अंदर पालमपुर विलेज के अंदर एक लैंड पर 3 तरीके की फसलों को उगाया जाता था। तो इट इज ऑल अबाउट आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। पालमपुर जैसे विलेज के अंदर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? टोटल वहां पर आपकी 450 फैमिलियाँ रहती थी। पालमपुर विलेज के अंदर टोटल 450 फैमिलियाँ रहती थी। पालमपुर बहुत ज़्यादा बड़ा विलेज नहीं था, वहाँ पर सिर्फ 450 फैमिलीज रहती थी, जिनमें से जो आपके 150 फैमिली थी इनके पास लैंड था ही नहीं। 150 फैमिलीज हैव नो लैंड। लैंडलेस फैमिली थी कितनी? 150 फैमिली। 240 फैमिलीज स्मॉल लैंड्स। जो 240 फैमिली थी उनके पास लैंड तो था लेकिन बहुत स्मॉल लैंड था, और स्मॉल लैंड पे क्रॉप को ग्रो करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि लैंड जितना छोटा होगा उस पर इनपुट्स उतना ही महंगा लगेगा। फ्यू लार्ज फार्मर्स। अब 240 और 150 कितने हो गए आपके? 0, 4, 5, 9, 2, 1, 3, 390। तो यानी कि आपको अगर इसमें डिफरेंस देखो तो कितना आया? 60 फैमिली ऐसी थी जो थी क्या आपकी? लार्ज फैमिलीज, लार्ज लैंड था जिनके पास। क्या था? लार्ज, यानी कि जिन्हें बोलेंगे जमींदार्स हो गए, है ना, ये जमींदार्स होते थे। अप्रॉक्स 60 फैमिलीज थी इतनी, जो कि बहुत बड़े बड़े लैंड थे जिनके पास, जो जमींदार लोग हुआ करते थे। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था पालमपुर विलेज के अंदर अनइक्वल। 150 फैमिली के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, ठीक है, और 240 फैमिली ऐसी जिनके पास बहुत ही स्मॉल लैंड है, और फ्यू यानी कि 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास ज़्यादा लैंड, यानी कि कुछ नंबर ऑफ फैमिलीज के पास उस गांव की ऑल ओवर लैंड था, यानी कि 60 फैमिली के पास अप्रोक्स सारा ही लैंड था। सिर्फ आपकी ऐसी फैमिली थी जो जिनके पास क्या था? आपका स्मॉल लैंड था। ठीक है, अब उसके बाद बात आई आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। देखो, सबसे पहले समझो प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन इज द एक्टिविटी और प्रोसेस। प्रोडक्शन इज एक्टिविटी और प्रोसेस टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। प्रोडक्शन एक एक्टिविटी या प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। अब एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितनी भी चीज़ें यूज हुई वो सारी क्या होती हैं? आपकी प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी क्रॉप ग्रो करने में हमने, अब जो हमारी क्रॉप है उसको ग्रो किया तो क्रॉप का जो रिजल्ट निकल के आया वो हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन उस प्रोडक्ट को ग्रो करने में जितने भी फैक्टर लगे, चाहे आपने क्रॉप ग्रो करने में लैंड को यूज़ किया हो, आपने लेबर को यूज़ किया हो, कैपिटल को यूज़ किया हो, और ह्यूमन कैपिटल को यूज़ किया हो। अब मैंने कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल अलग अलग क्यों लिए? कैपिटल के अंदर पैसा आ गया और ह्यूमन कैपिटल के अंदर क्या हो गया? उसके जो पर्सन है, जो लेबर है, उसके स्किल आ गए। ठीक है, स्किल्स को ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि लेबर के अंदर आप ह्यूमन कैपिटल को काउंट नहीं कर सकते। लेबर अनपढ़ इंसान भी होता है, जिसके पास कोई स्किल नहीं होता वो लेबर होगा, लेकिन अगर उसके पास स्किल्ड है तो वो लेबर की जगह ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा। समझे? फॉर एग्जाम्पल, एक अनपढ़ इंसान मजदूरी करेगा, लेकिन एक पढ़ा लिखा
जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखता है वो कंप्यूटर पे बैठ के काम करेगा, ठीक है, हाईटेक चीज़ों को काम करेगा। तो जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है वो आपका क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल। लेकिन जो लेबरिंग कर रहा है, जो आपकी मजदूरी कर रहा है, वो आपका लेबर कहलाएगा, ठीक है। कर दोनों मेहनती रहे, मजदूरी रहे, लेकिन जो एक हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है वो आपका ह्यूमन कैपिटल, कि उसके अंदर स्किल है कि वो कंप्यूटर चला सकता है। लेकिन दूसरा बंदा सिर्फ मजदूरी कर रहा है, उसके पास स्किल नहीं है। देखो अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है भाई, कोई भी क्रॉप ग्रो करने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, लैंड। और पालमपुर जैसे विलेज के अंदर 150 फैमिली के पास लैंड था ही नहीं, 240 फैमिली के पास बहुत छोटा लैंड था, और बच्चे कुछ अप्रोक्स 60 फैमिली जिनके पास बड़े बड़े लैंड थे। तो होता क्या था, जिनके पास लैंड नहीं है वो तो बन गए लेबर। ये जो 150 फैमिली थी क्या हो गई, लेबर। इनके पास खुद का लैंड नहीं है तो ये किसी और के पास काम करेंगे, तो ये क्या हो गए, लेबर हो गए। दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड के ऊपर काम करने के लिए लेबर की भी तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब लेबर कहाँ से मिल गई, जिनके पास आपकी अपनी खुद की लैंड नहीं है वो दूसरों की लैंड पे काम करेंगे, तो कौन हो गए, लेबर बन गए। फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या चाहिए, कैपिटल, क्योंकि जमीन है, काम करने वाला है, लेकिन जमीन के अंदर जब हम बीज बोएंगे तभी तो क्रॉप ग्रो करेगी। तो बीज को खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए, केमिकल खरीदने के लिए, इरिगेशन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कैपिटल। कैपिटल मतलब हो गया यहाँ आपका मनी, सीधे सीधे समझो किसकी, मनी की जरूरत पड़ेगी। अब ये मनी कैसी हो सकती है, दो तरीके की हो सकती है, एक आपकी फिक्स्ड और एक आपकी वर्किंग। अब फिक्स कैपिटल कैसी है, फिक्स कैपिटल होगी आपकी, आप जो बड़े बड़े इनपुट होंगे, फॉर एग्जांपल आपके एनिमल की जरूरत पड़ रही है आपको, या ट्रैक्टर की जरूरत पड़ रही है, ये क्या होते हैं, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और इनको एक ही बार खरीदा जाता है। आप हर बार क्रॉप ग्रो करने के लिए मशीन, आपके एनिमल्स या फिर फैक्टर जैसे कि ट्रैक्टर नहीं खरीदोगे, एक ही बार खरीदोगे, तो वो हो गया आपका क्या, फिक्स्ड कैपिटल, अगर ट्रैक्टर खरीद रहे हो आपकी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। दूसरा आपका वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या है, आपने एक बार ट्रैक्टर खरीद लिया, आपने एक बार एनिमल खरीद लिया खेत को जोतने के लिए, ठीक है, वो आप हमेशा यूज़ कर लोगे। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है, फॉर एग्जांपल आपने इस बार खरीफ की फसल को ग्रो करना है, आपने बीज खरीदा खरीफ की फसल के लिए, उसको बो दिया, खरीफ की फसल का रिजल्ट आ गया, हटा दिया आपने उसको, अब आपने क्या हुआ, रबी की फसल को ग्रो करना है, उसके लिए बीज लाया, फिर उसको बीज को बोया, फिर फर्टिलाइजर लगाया। तो आपके जो सीड्स हो गए, यानी बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये इन सब में जो खर्चा आता है वो क्या होगा आपका वर्किंग कैपिटल। जिनको बार बार करना पड़ेगा वो वर्किंग कैपिटल, और जिनको एक बार खरीदना पड़े, जिन पे एक बार इन्वेस्ट करना पड़े, वो आपकी फिक्स्ड कैपिटल। अब बात आ रही है आपकी ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होगी, जो आपका स्किल्ड होगा वर्कर, जो आपकी लेबर होगी स्किल्ड होगी, जिसको ट्रैक्टर चलाना आता होगा, जिसको इरिगेशन, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी के बारे में पता होगा, तो वो किसके अंडर आएगा, आपका ह्यूमन कैपिटल के, ठीक है। ये फैक्टर जब से मॉडर्नाइजेशन आया तब से नया ऐड हुआ है, वरना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्रॉप ग्रो करने के लिए पहले लैंड, लेबर और कैपिटल को माना जाता था, अब आपका ह्यूमन कैपिटल भी है, क्योंकि अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हाईटेक चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए आपका ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, लेबर कैसी थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो पालमपुर विलेज था उसके अंदर लेबर कैसी थी। देखो लेबर बताया गया, बिग फार्मर गिव लोन टू स्मॉल एंड लैंडलेस लेबर, कि जो 150 फैमिली थी मान लो, और या जो 240 फैमिली थी, एक 150 फैमिली को तो भाई अगर काम करना है या पैसे की जरूरत पड़े तो किसके पास जाना पड़ेगा, बड़ी जो बड़े बड़े जमींदार हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा ज़्यादा उनके पास जाना पड़ेगा। जो स्मॉल वाले हैं उनको भी लैंड छोटा है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, गरीबी के कारण उन्हें भी इनपुट खरीदने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, ज़मींदार के पास जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो बिग फार्मर हैं वो क्या करेंगे, लोन देंगे किनको, स्मॉल और लैंडलेस फार्मर को, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, जो ज़मींदार हैं वो क्या करेंगे, जो गरीब किसान हैं और जो मिडिल क्लास का इंसान है या किसान है, उनको कौन देंगे, जो बड़े जमींदार हैं वो क्या देंगे, लोन देंगे, ताकि वो क्या कर सकें, इनपुट्स खरीद सकें, ठीक है। या मान लो कोई गरीब किसान जिसके पास लैंड नहीं है, अगर उसको अपने बच्चे की शादी करनी है तो बड़े फार्मर के पास जाएगा कि आप मुझे पैसा उधार दे दो, जब मैं आपकी ज़मीन पर काम कर लूँगा तो उसके मेहनताने के बदले में आपको उधार चुका दूंगा। जिससे क्या होता था, वो किस में फंस जाते थे, आपका डेब्ट ट्रैप्ट के अंदर, कि क्योंकि वो उन्होंने कर्जा लिया शादी के लिए, फिर वो लेबरी कर रहे हैं, लेबरी से इतना इनकम आ नहीं रहा, लेकिन उनके पास ब्याज चढ़ता जाता था, ब्याज चढ़ने की वजह से क्या होता था, उनके ऊपर कर्जा बढ़ता जाता था और वो कभी भी अपना कर्जा नहीं चुका पाते थे। और जो आपका स्मॉल लैंड वाले अगर ये कर्जा ले लेते थे, फॉर एग्जांपल इन्होंने कर्जा ले लिया, इनको सीड्स खरीदने हैं, अब इन्होंने सीड्स खरीद लिए कर्जा लेके और बोल दिया, प्रॉमिस कर दिया ज़मींदार को, बड़े किसान को, कि जब मेरी फसल ग्रो हो जाएगी उसको सेल करने के बाद मैं आपका पैसा लौटा दूंगा।
अगर जैसा उसने सोचा ऐसा हुआ, फसल ग्रो हो गई, बिक गई और उसने पैसा लौटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार क्या होता था, जो छोटा किसान होता था जिसके पास ज़मीन छोटी है, उसको क्या होता था, वो इरिगेशन फैसिलिटी जो हाई टेक्नोलॉजी की थी उनको यूज़ नहीं कर पाता था क्योंकि महंगी पड़ती थी। इस वजह से वो बारिश पे डिपेंड रहता था, और अगर बारिश उसकी फसल के अकॉर्डिंग नहीं, उसकी क्रॉप के अकॉर्डिंग नहीं हुई तो उसकी क्रॉप वेस्ट हो जाएगी, उसकी क्रॉप जो है खराब जाएगी। और उसकी क्रॉप अगर खराब गई तो इनपुट में जो पैसा उसने लगाया उधार लेके, अब वो पैसा वो वापस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी फसल तो ग्रो हुई ही नहीं, वो बारिश ना होने की वजह से खराब हो गई या ज़्यादा बारिश होने की वजह से खराब हो गई। तो उसने फसल बेची ही नहीं, उसके पास पैसा आया ही नहीं और उसने अपना कर्जा नहीं चुकाया। इस वजह से वो डेब्ट ट्रैप में फंस गया। अब उसने इस बार का कर्जा नहीं चुकाया, अब इस कर्जे को चुकाने के लिए दोबारा अगली बार फिर फसल उगाएगा और उस फसल के दोबारा कर्जा लेगा। ऐसे ही क्या होगा, कर्जे को चुकाने के लिए और कर्जा लेगा और वो डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसता चला जाएगा। दे गिव लैंड ऑल्सो टू वर्क ऑन। और जो बड़े किसान होते थे वो क्या करते थे, जिनके पास पैसा बहुत होता था वो खुद तो काम करते नहीं थे, तो जो लैंडलेस होते थे उनको अपनी लैंड दे देते थे काम करने के लिए। उसमें क्या प्रॉमिस होता था कि उन्होंने अपनी लैंड दी है, उस पर वो काम करेंगे और उस पर जो भी फसल उगेगी उसकी आधी से ज़्यादा फसल वो रख लेंगे जो जिसकी ज़मीन है, और कुछ परसेंट ही उसको मिलेगा जो उस पर काम कर रहा है। अगर आप रेशो मान के चले तो रेशो मान सकते हैं कि 70% फसल वो रख लेगा जिसकी ज़मीन है और 30% फसल बचेगी किसके पास, जिसकी ज़मीन जो लेबर उस पर काम कर रही थी। ठीक है, लेकिन जिसकी ज़मीन थी उसने वो लैंड दिया था, सिर्फ उस पर इनपुट्स लगाने के लिए पैसा नहीं दिया था। अब वो इनपुट्स के लिए भी पैसा वही लगा रहा है, जिसके पास लैंड नहीं है तो वो उसके लिए भी कर्जा लेगा, तो वो उस ट्रैप के अंदर फंसता चला जाता। लैंडलेस लेबर्स वर्क ऑन डेली वेजेस। और जो लैंडलेस लेबर होती थी वो डेली वेजेस पर वर्क करती थी, कि जिनके पास खेत ज़्यादा हैं, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, तो वो लोग बाहर से लेबर हायर करते थे और डेली जो काम करते थे उनको उनका पे करते थे। और ज़रूरी नहीं है कि लेबर सिर्फ लैंड पे ही काम करे, वो और भी जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती थी, किसी की शॉप में काम कर लेना, किसी के घर में काम कर लेना, किसी ज़मींदार के यहाँ साफ सफाई करना, इन सब के बदले भी उनको क्या होता था, डेली वेजेस मिलते थे। सेल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे सेल होता था, पालमपुर विलेज के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको कैसे सेल किया जाता था। सम सोल्ड इन रायगंज। रायगंज उसके आस, पालमपुर जो गांव था उसके पास की मार्केट समझो, उसको रायगंज कहा जाता था। वहां पर जाकर प्रोडक्ट को सेल किया जाता था, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें उसको वहाँ सेल करते थे। सम केप्ट, कुछ फार्मर अपने पास अपने यूज़ के लिए रख लेते थे, और जो एक्सेस बचा उनको मनी अर्न इज यूज फर्दर इन बिजनेस, और उसको बेच के अपने और बिजनेसेस में पैसों को यूज़ करते थे। यानी कि जिसने, एक तो छोटा फार्मर है जिसने सिर्फ इतना ही उगा पाया कि अपने लिए ही यूज़ हो पा रहा है, और एक जो बड़ा फार्मर है जिसने काफ़ी उगाया और अपने लिए रख लिया, ठीक है, और बचा हुआ बेच के जो पैसा आया उसको उसके और दूसरे बिजनेसेस में यूज़ किया। जैसे फाइनेंस का बिजनेस समझ लो, मान लो किसी बड़े किसान ने बहुत ज़्यादा फसल ग्रो करी, अपने लिए कुछ टन रख लिया जो उसके खुद के यूज़ के लिए होगा, और बचा हुआ बाहर सेल कर दिया, उससे जो पैसा आया वही पैसा क्या कर दिया, दूसरों को उधार दे दिया और उस पर ब्याज कमाना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका, उसके लिए तो फाइनेंस का बिजनेस हो गया ये, और अदर जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होगी उसके अंदर वो इन्वेस्ट कर सकता है। अब पालमपुर विलेज की स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पालमपुर विलेज के अंदर ये जो आपका ये है ना मनी अर्न करने वाला, यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई थी आपकी तेजपाल की। तेजपाल एक फार्मर था जो क्या करता था, एक बड़ा फार्मर था, वो अपनी फसल को उसकी फसल जो है बड़ी ज़मीन होने के कारण काफ़ी हाई स्केल पे ग्रो होती थी, तो वो क्या करता था, कुछ फसल बचाने के बाद और बाकी का फसल सेल करके पैसा बचाता था और लोगों को उधार देता था। तो तेजपाल एक तरीके से कौन हुआ, उस गांव का, पालमपुर गांव का अंबानी हुआ, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। और वहीं एक आपका इसमें स्टोरी बताई गई पालमपुर विलेज के अंदर मिश्री लाल की। मिश्री लाल कौन था, ये था एक आपका, ये मान लो जो स्मॉल यूनिट चलाते थे, स्मॉल मैन्युफैक्चर यूनिट चलाता था, वो बनाता था आपका शुगर केन से जैगरी, यानी कि गन्ने से गुड़ बनाता था और उसको आसपास ही सेल करता था। तो गन्ने से गुड़ बनाना एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एग्जांपल है, जो कौन करता था, आपका मिश्री लाल। और वहीं आपका जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी था, एक आपके गांव का, पालमपुर गांव का एक पर्सन था, कौन, किशोर, जिसने क्या किया, बैल खरीदे, एनिमल्स खरीदे, ठीक है, और
एनिमल्स का दूध भी वो सेल करता था, और उन्हीं एनिमल्स को फॉर एग्जांपल भैंसों को किस में बांध लेता था, अपने कार्ट में, और उनको यूज़ करता था क्या, एज ए बैलगाड़ी। ठीक है, तो ये थी आपकी इन शॉर्ट पालमपुर गांव की स्टोरी, जिसके अंदर आपने पढ़ा, स्टार्टिंग से देख लो, आपने पढ़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पालमपुर गांव में वेल कनेक्टेड रोड थे दूसरे गांव और टाउन से। पालमपुर गांव के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल था। पालमपुर गांव के अंदर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था और दूसरा प्राइवेट डिस्पेंसरी थी। पालमपुर गांव के अंदर एक्टिविटी 2 तरीके की होती थी, फार्मिंग एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी थी जो ज़्यादातर लोग करते थे, और दूसरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जिसके अंदर आपका डेयरी, शॉपकीपर, ट्रांसपोर्ट और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मॉडर्न फार्मिंग, पालमपुर विलेज के अंदर मॉडर्न फार्मिंग भी आ चुकी थी, वहाँ पर हाईटेक टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाने लगा था। और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है आपको मैंने बता दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था इंडिया के अंदर 1960 के टाइम पर, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और आसपास के जो क्षेत्र से जितने, इनके अंदर क्या हुआ कि जो मेन बेसिक ग्रेन्स होते थे, गेहूँ, चावल वगैरह, इन सब की फसल को ग्रो करने के लिए HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटी, फर्टिलाइजर, इन सबको यूज़ किया जाने लगा, जिससे इनकी फसल ग्रो हुई और इसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। उसके बाद मल्टीपल क्रॉपिंग, एक साल में एक ही लैंड पर एटलीस्ट 3 तरीके की डिफरेंट फसल को ग्रो किया जाने लगा, जिसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। उसके बाद लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, पालमपुर गांव में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल था। 150 फैमिली ऐसी थी जिनके पास एक सिंगल लैंड भी नहीं था। 240 फैमिली ऐसी जिनके पास स्मॉल लैंड थे, और बची फैमिलीज अप्रोक्स 60 फैमिलीज उनके पास ऑल ओवर लैंड था गाँव का। ठीक है, उसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है आपको बता दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद लेबर कैसी थी, यहाँ पे कुछ लैंडलेस लेबर थी जो लोन लेती थी, और जिनके पास स्मॉल लैंड था वो भी क्या करती थी, लोन लेती थी बिग फार्मर से। ठीक है, और ये क्या करते थे, जो बड़े फार्मर थे अपनी लैंड भी देते थे छोटे फार्मर्स को काम करने के लिए, उनसे बदले में पैसे लेते थे। और जो लैंडलेस लेबर थी ये डेली वेजेस पे काम करती थी। सेल ऑफ प्रोडक्ट कैसे सेल होता था, रायगंज में जाके प्रोडक्ट को सेल करते थे, और जिनके पास ज़्यादा फसल होती थी वो कुछ प्रोडक्ट अपने पास रख लेते, और जो सरप्लस होता था, एक्सेस होता था, उसे बेच के पैसा कमा के अदर बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते थे। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपको पढ़ा रहा था क्लास 9th का चैप्टर इकोनॉमिक्स का, द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज। आपसे मिलूंगा आप एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नया सेशन है, जोश बनाए रखिए। अभी से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आगे जाके आपको एंड में कोई प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। खरगोश को क्या लगा था कि कछुआ तो धीरे धीरे दौड़ेगा, मैं बाद में एंड में दौड़ के रेस को जीत जाऊंगा, लेकिन कछुए ने कभी हार नहीं मानी और कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। खरगोश ये सोचा कछुआ धीरे चलेगा, इसलिए खरगोश सो गया, और कछुए ने धीरे धीरे चलते चलते अपनी रेस जीत ली। तो अगर आप धीरे धीरे स्टार्टिंग से चलेंगे तो आप भी ये रेस जीत जाएंगे। अगर आप खरगोश की तरह सोचेंगे कि मैं एंड में भागूंगा और जीत जाऊंगा, तो ना तो स्टोरी में खरगोश जीता था और ना ही आप जीत पाएंगे। इसलिए कछुए की तरह धीरे धीरे अभी से मेहनत करना शुरू कर दें। अब आप इसको बोलेंगे सर हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क बताइए। स्टडी के अंदर बेटा जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, एक एक टॉपिक को नहीं समझोगे, स्टडी के अंदर आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करोगे, तो आप कभी भी स्मार्ट नहीं बन पाओगे। पहले स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट्स को समझो। जब आप स्टार्टिंग में ही हर एक चीज़ को डीपली समझोगे तो आप रिवीजन के टाइम पर स्मार्ट वर्क कर सकते हो, लेकिन जब आप बेसिक सीख रहे हो तब आप स्मार्ट वर्क नहीं लगा सकते। वहाँ पे हार्ड वर्क से ही आपको हर एक चीज़ को सीखना होगा। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपको पढ़ा रहा था एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा के थ्रू। मिल लूंगा आपसे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चारों तरफ खुशियाँ फैलाते रहिए।